हेलो स्टूडेंट्स, गुरुमंत्रा मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए क्वेश्चंस के साथ अपने सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि हम लोग पिछले कई दिनों से जो आंसर राइटिंग कॉपी एनालाइज कर रहे हैं और उसके माध्यम से ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि आंसर राइटिंग में क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और किस प्रकार के से आंसर राइटिंग कंटिन्यू जारी रखना चाहिए। तो सबसे पहला आंसर राइटिंग का नियम यह है कि आंसर राइटिंग कंटिन्यू रहना चाहिए। जो बीच में ब्रेक हो जाती है वो ब्रेक ना होकर के कंटिन्यू आंसर राइटिंग करते रहे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे आज किए फिर 4 दिन वह गैप लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो जो 4 दिन का गैप होता है अब 0 पे पहुंच जाते हैं। तो एक इस पे ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या करना है कि आंसर राइटिंग जब भी करते हैं तो आपको इस बात का बिल्कुल टेंशन ना ले कि हमसे आंसर राइटिंग नहीं होता है या फिर हम जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो गलत हो जा रहा है, उसमें मार्क्स कम ले रहा है। बिल्कुल नहीं, वो रेगुलर प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जैसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अपने आप सही होने लगेगा। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि ये जो बोर्ड में जिनका कॉपी है, तो पुराने स्टूडेंट्स इनसे परिचित है। इनका नाम नीरज कुमार है, ये नीरज जी हैं और इन्होंने बीपीएससी 67th में असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर पोस्ट प्राप्त किए। जो पुराने स्टूडेंट है वो पहले से इनके बारे में परिचय प्राप्त है और ये उनका हम लोग पिछले कई दिनों से उनके कॉपीज को देख रहे हैं। ये वो कॉपीज है जब वो भी प्रैक्टिस कर रहे थे, जब वो ऑफिसर नहीं बने थे, तैयारी कर रहे थे, उस दौरान जो वो हमारे यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे थे और जो कॉपीज तैयार लिख रहे थे ये वही कॉपीज है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इनके कॉपी में भी कई गलतियाँ निकलते हैं। तो आपका आंसर राइटिंग नहीं हो रहा है या फिर कमज़ोर है वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आप आंसर राइटिंग रेगुलर नहीं कर रहे, डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो इसी वजह से ये सीरीज चलाया जा रहा है कि वे स्टूडेंट जो आंसर राइटिंग में डीमोटिवेट हो जाते हैं और विशेषकर वे स्टूडेंट जिन्हें आदत है, जिनका रिजल्ट आया हुआ, जो ऑफिसर बन चुके, उनका कॉपीज देखने का, जो बीपीएससी द्वारा जो कॉपी जारी किया जाता है आरटीआई के माध्यम से या नेट के माध्यम से, वो कॉपी प्राप्त करते हैं और उनको कॉपी देख करके वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, रिजल्ट लाने के जो रिजल्ट ला रहे हैं उनका तो आंसर राइटिंग बहुत अच्छा है, हमसे उनका अलग तरह का होता है, हम तो वैसा नहीं कर पाते हैं। तो ये सीरीज वैसे ही स्टूडेंट के लिए चलाया जा रहा ताकि वो समझ सके कि जो ऑफिसर बने हैं वो भी ऑफिसर बनने से पहले आपके ही तरह आंसर राइटिंग में गलती कर रहे थे, वो भी कमज़ोर थे। फर्क इतना है कि वो रेगुलर प्रैक्टिस किए और उनके आंसर राइटिंग में सुधार हो गया। वही आपको भी करना है। तो आज हम लोग फिर एक नए क्वेश्चन के साथ देख रहे हैं। नीरज जी का कॉपी है जो कि बीपीएससी 67 में असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर बन चुके हैं और आज से देख रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन है वैश्वीकरण के महत्वों का वर्णन करें एवं वैश्वीकरण से भारतीय महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में किस प्रकार परिवर्तन हुए, इसकी विवेचना करें। ठीक है। क्वेश्चन हम लोग सबसे पहला जो आंसर राइटिंग का नियम है, क्वेश्चन को समझना, प्रश्न क्या पूछ रहा है, फिर उसी हिसाब से उसके उत्तर का विस्तार कहिए या परिधि कहिए, विस्तार कहिए या फिर परिधि कहिए, उसको तय करना। कहने का अर्थ यह है कि आंसर राइटिंग में अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, अब जैसे क्वेश्चन देखा वैश्वीकरण पर है, वो बुक निकाला, वैश्वीकरण पे सर्च किया, उसके बाद वो लंबा चौड़ा वहाँ पर जो उसको लंबा चौड़ा नोट्स मिलता है वो छापे जा रहा है। अब क्वेश्चन कुछ और है लेकिन अब वहाँ पता चल रहा है एक तरह का वो नोट्स बना दिया वैश्वीकरण पर। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिख रहा है, यानी जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, जो नहीं पूछा गया है नहीं लिखना है। यदि अगर उस पर जा भी रहे, जो नहीं पूछा गया अगर हम लोग उस पर जा भी रहे तो संक्षेप में जाना है। तो विस्तार और परिधि इसी को कहा जाता है। तो सबसे पहला नियम यही है आंसर राइटिंग का कि आप प्रश्न को समझें, प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न कितने भागों में। तो यहाँ देख रहे हैं प्रश्न 2 भागों में। पहला भाग वैश्वीकरण का महत्व बताना है, दूसरा भाग
इससे भारतीय महिलाओं के, यानी देखिए दो चीजें, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ हुआ, भारत में किस प्रकार आर्थिक सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हुआ, वो एक अलग विषय हो गया। यहाँ है भारतीय महिलाएं, भारतीय महिलाओं के आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, इसका वर्णन है। तो क्वेश्चन दो पार्ट में है, तो हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन दो भाग में। तो सबसे पहले देखते हैं नीरज जी क्या किए हैं, हम लोग नीरज जी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले, विभिन्न देशों के बीच परस्पर आपसी संबंध एवं तीव्र गति से एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। इस व्यवस्था में विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश एवं प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होता है। वैश्वीकरण के पश्चात ही विश्व गांव की अवधारणा विकसित हुई। ठीक है, इनका जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग बहुत अच्छा भूमिका इन्होंने शुरू किया, यही है। अब चूंकि देखिए हम लोगों को वैश्वीकरण के बारे में संक्षेप में देना था, अब यही बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, अब वो जैसे बुक खोले या नोट्स खोले, अब वो वैश्वीकरण के ही बारे में पता चला एक पेज लिख दिए, जो बुक में है या जो ने गूगल में दिया, अब उसी को लिखे जा रहा है। अब आप बुक से लिख रहे, वो गलत बात नहीं है, शुरुआत में तो आपको लिखना ही होगा, बुक का हेल्प लेना ही होगा। आप गूगल का भी सहारा ले रहे, गलत नहीं है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि हम जो प्रश्न है, प्रश्न में हमें कितना उत्तर देना है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे इसका क्या है, वैश्वीकरण का महत्व, ये सीधे अब एकदम आंसर में पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छा ये कर रहे हैं आज। नवीन तकनीकों का आगमन, पहला इसमें एक गलती ये हो गई, महत्व को क्या करना था, जो बार बार कहते हैं क्लाउड चार्ट के माध्यम से समझाना, तो यहाँ पर इनको एक क्लाउड चार्ट के माध्यम से समझा देना था, जैसे इस तरह से या फिर इससे क्या होता है कि जो चेक करते हैं वो उसका आपको विजन समझने में लेट नहीं होता, वो आपका स्टार्टिंग में ही देख लिया, वो ये पॉइंट से आपका समझ गया आप क्या बताना चाहते हैं, तो वहाँ क्या होता है, एक इम्प्रेशन बनता है। अब वो इधर कम भी पढ़ा है या फिर ध्यान ज़्यादा नहीं भी देगा तो वो इम्प्रेस हो चुका है। अब देखते हैं फिर ये क्या किए हैं, नवीन तकनीकों का आगमन, विदेशी पूंजी के निवेश से देश में नवीन तकनीकों का आगमन होता है, जिससे श्रम एवं उत्पादन में समय एवं लागत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन स्तर में वृद्धि, वैश्वीकरण के फलस्वरूप उपभोक्ता को कम कीमत पर उत्तम वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, जिससे जीवन के जीने के स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, विदेशी विनियोजन, वैश्वीकरण में विकसित राष्ट्र अपनी अतिरिक्त पूंजी विकासशील देशों में निवेश करते हैं, जिससे विकासशील देशों का विनियोग अधिक मात्रा में होता है। एकदम सही जा रहे हैं ये आज। विदेशों में रोजगार के अवसर, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व के सभी देश एकीकृत रूप से कार्य करने में सक्षम होते हैं, जिससे एक देश के नागरिक को दूसरे देश में रोजगार प्राप्त होने लगते हैं, ये भी सही है। विदेशी व्यापार में वृद्धि, आयात निर्यात के व्यवहारिक नियम एवं प्रतिबंधों में छूट के कारण विदेशी व्यापार में वृद्धि देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि के साथ साथ देश राजनीतिक संबंध भी सुदृढ़ होते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है। तीव्र आर्थिक विकास, वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक राष्ट्र को एक दूसरे के साथ उन्नत तकनीकों के आदान प्रदान का अवसर प्राप्त होता है, इससे अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होता है। आज बिल्कुल सही जा रहे हैं, इनका सारा पॉइंट सही है। आगे, औद्योगिक विकास, विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप देश में उद्योगों का विकास होता है। देश के उद्योग भी क्रमिक रूप से अपने मानक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते, ये भी सही। विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप देश में विदेशी मुद्रा के प्रभाव में वृद्धि होती है, इसके लिए निर्यात एवं विदेशों में देश के कामगारों का योगदान होता है। विदेशी मुद्रा कोष से भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान होता है। हम लोग भी वैश्वीकरण उसी कारण से, भुगतान संतुलन जब 90 में गड़बड़ाया था तब जाकर के दरवाजा खोले थे 26% के साथ। उत्पादकता में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण देसी उद्योग अपनी मांग बनाए रखने एवं निर्यात सक्षम बनने के लिए अपनी उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, उदाहरण के लिए देना चाहिए था, ये फिर इंग्लिश में आ गए एग्जाम्पल, ऐसा नहीं, यहाँ देना था उदाहरण के लिए। इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल एवं कार उद्योग में भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है। एक और पॉइंट है जो कि ये छोड़ दें, विश्व शांति को बढ़ावा या विश्व शांति को प्रोत्साहन। जैसे आज क्या है, अब चाइना है, बेचारा परेशान है,
लद्दाख को, अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करने के लिए, अटैक करने के लिए काफ़ी छटपटा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, एक बार कोशिश भी किया था, सैन्य अभियान बढ़ाया था, भारत क्या किया, जो उनकी कंपनी से डील था उसको कैंसिल करना शुरू कर दिया। जा भाई, उसके बाद उसके बहुत सारे जो गेम्स वगैरह के जो ऑनलाइन बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह को प्रतिबंध लगाया। अब देखिए भारत क्या है, 140 करोड़ का देश है, अगर किसी पर प्रतिबंध लगाया, अब यहाँ नहीं होगा, डाउनलोड नहीं होगा, तो उसका क्या होगा, डाउन हुआ। जब डाउन होगा तो उसका शेयर बाजार भी क्या होगा, गिरेगा। आपका शेयर बाजार भी गिर रहा है, नतीजा क्या हुआ, उसको कंपनी को लॉस हुआ। अब इससे क्या हो गया, कंपनीज जो होंगी वहाँ की सरकार पर दबाव डालेगी कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोगों का पूरा इकोनॉमी सिस्टम गड़बड़ा रहा है। और वहाँ क्या हुआ, चीन को लाइन पर आ गए। इसी तरह बहुत सारे देश ऐसे आज के डेट में बहुत सारे देश है जो कि आपस में जो अपने बगल वाले देश के साथ लड़ना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि व्यापार के कारण, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि जैसे दो देश, उन दोनों देशों के बीच में संबंध, व्यापारिक संबंध ज़्यादा नहीं है, जैसे चीन ताइवान, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध कोई खास नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चीन का अन्य देशों में, ऐसे देशों में व्यापार है जहाँ की जिनका ताइवान के साथ अच्छे संबंध है, विशेषकर पश्चिमी देश, वह दबाव डाल देता है। अभी जैसे रूस यूक्रेन पे किया तो बहुत सारे प्रतिबंध लगे, उसके तेल पर भी हालांकि बैकडोर से तेल आयात कर ही लिया रूस, और किया भी क्या, करवाया भी क्या। उदाहरण के तौर पे अमेरिका ही प्रतिबंध लगाया रूस के तेल पर, लेकिन खुद अमेरिका, भारत जो रूस से तेल खरीदा, तो भारत जो रूस से तेल खरीदा वो अन्य देशों में भी बेचा, वो खुद अमेरिका भारत से वही तेल लिया गया, यानी जो क्रूड ऑयल रूस से भारत आया, भारत से अमेरिका गया। अब डायरेक्टली नहीं रहे, इनडायरेक्टली ले रहे, हालांकि फिर भी फर्क पड़ेगा रूस को, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो कमाई भाई डायरेक्ट आपको, क्योंकि उसको तेल सस्ता करना पड़ा, जब सारे देश प्रतिबंध किए तो भारत उसको कहा कि भाई तेल हम लेंगे तो थोड़ा सस्ता कीजिए, तब हम रिस्क लेंगे, तेल सस्ता करना पड़ा, यानी जो मुनाफा डायरेक्ट आपको होता वो मुनाफा बट गया, वो भारत को भी मिल गया, तो नुकसान तो कहीं ना कहीं उठाना पड़। तो इससे क्या, यानी वैश्वीकरण कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि विश्व शांति को भी प्रोत्साहित कर, विश्व शांति को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने में भी वैश्वीकरण का योगदान है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी इनको इसमें लिखना था। अब चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है, वैश्वीकरण का भारतीय महिलाओं पर प्रभाव। तो देखिए इसमें एक क्या कमी रहा, दूसरा कमी, भारत में वैश्वीकरण का कैसे शुरुआत हुआ, क्या उस पर भी एक संक्षिप्त भूमिका यहाँ देना था। 1992 से हम लोग जो है क्या किए हैं, हालांकि कि हम लोगों ने विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजा खोला, ठीक है। जब 1990 में हम लोगों का भुगतान संतुलन गड़बड़ा गया, मात्र 15 दिन 1 महीने का बचा हुआ था, भुगतान संतुलन की बात कर रहे हैं यहाँ की, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, ध्यान रखें इसमें। तो उस समय क्या हुआ कि तब हम लोगों के पास सबसे पहले क्या किए, भुगतान संतुलन को सही करने के लिए भारत अपना सोना क्या किया, गिरवी रखा, ब्रिटेन में गिरवी रखा और कुछ विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ। ये तो था भाई तत्कालीन। अब आगे के लिए क्या किया जाए, तो आगे के लिए कहा गया कि अब हम लोगों के पास क्या करना होगा, हम लोगों को एफडीआई के लिए जो होगा मतलब कि जो फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट लेना होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तब क्या किया गया, नई अर्थनीति अपनाई गई, जिसमें विदेशी कंपनियों को कहा गया कि अब आप आकर के भारत में निवेश कीजिए। हम लोग 26% शुरुआत में ओपन किया गया, धीरे धीरे बढ़ा। अब तो कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ की 100% विदेशी कंपनी को मिला हुआ है, कहीं पर अभी भी 49 है। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग उसका है। जब वो वैश्वीकरण टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो क्लास में वहाँ पर वो आपको विस्तृत से बताया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि विदेशी कंपनियां आना शुरू हुआ। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि भारत में नई नई तकनीक आए, पूंजी आई, नई तकनीक आए, रोजगार बढ़ा और
लोगों का भी क्या, रोजगार बढ़ा तो लोगों का भी शिक्षा के प्रति ध्यान ज़्यादा गया, एजुकेशन के प्रति, स्किल एजुकेशन के प्रति। आगे चल के क्या हुआ कि हमारी भी कई कंपनियां क्या हुई, सेल्फ डिपेंडेंट हुए। जैसे कि शुरुआत में क्या था, हीरो होंडा एक साथ था, ठीक है। होंडा क्या हुआ, धीरे धीरे इनके साथ रहते रहते ये भी टेक्निक के मामले में, पूंजी के मामले में आगे बढ़ा। फिर एक समय ऐसा आया, होंडा भी जब भारत सरकार एक छूट दिया कि आप अब 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले क्या था कि नहीं, आप 26%, तो ज़रूरी था कि आपको किसी ना किसी देसी कंपनी को पकड़ना होगा। जैसे सुजुकी आई तो मारुति के साथ जुड़ी, तो ये एक शुरू में रखा गया था सावधानी के तौर पे। बाद में क्या हुआ कि जब देख लिया गया कि नहीं, हमारी कंपनियां भी अब मजबूत हो चुकी है, तो और विदेशी कंपनियां से अब हमें कोई खतरा नहीं है, अब हम लोग उसको 100% दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो 100% कर दिया गया। नतीजा क्या हुआ, अब हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, हीरो होंडा दोनों अपना अलग हो गया कि कोई बात नहीं, अब हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। हीरो भी क्या है कि तब तक स्ट्रांग हो चुका था, वो भी टेक्निक के मामले में, पूंजी के मामले में, बाजार के मामले में स्ट्रांग हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो भारत की अब ये हीरो कंपनी है, ये भी क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के मामले में स्ट्रांग हुई। तो ये फ़ायदा हुआ वैश्वीकरण का। और अब महिलाओं के लिए भी फ़ायदा हुआ। महिलाओं के लिए क्या फ़ायदा हुआ, जब वैश्वीकरण आई तो रोजगार बढ़ा। यानी कि जब कंपनियां इन्वेस्टमेंट कहीं बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पे वर्कर की भी आवश्यकता ज़्यादा होगी। वर्कर की जब आवश्यकता ज़्यादा हुई तो उसमें क्या हुआ कि महिलाओं का भी डिमांड बढ़ा। अब जैसे कि मान के चलिए 100 वर्कर की आवश्यकता है, पता चल रहा है कि मेल में 50 ही हैं, तो अब क्या हुआ, 50 कहाँ से किया जाए, तो महिलाओं को भी उसके लिए तब मौका मिला। इससे क्या हुआ कि लोग महिलाओं के भी शिक्षा के प्रति लोग क्या हुए, जागरूक हुए। एक समय था जब भारत में ये मेंटलिटी थी कि लड़की को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, पढ़ाना भी है तो कहाँ तक। पहले तो ये था कि नाम उम लिखना सीख जाए बहुत है, फिर आया चलो मैट्रिक करा दो, फिर इंटर तक चलो करा दो, फिर ग्रेजुएशन। अभी क्या है, बीटेक, मेडिकल, ये सब भी कराए जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली, पुअर फैमिली, वो भी करवाते हैं। हाँ, कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है बेचारा, नहीं करवा पाता, वो एक अलग बात, लेकिन इच्छा है। अब वो ये मेंटलिटी हट चुकी है, कुछ लोगों में हो अलग बात। तो इससे क्या, महिलाओं को भी शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हुए, महिलाओं का भी शिक्षा व्यवस्था मजबूत किया गया, उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला और वो भी सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू हुई। तो हम लोग देखते हैं कि नीरज जी वैश्वीकरण का भारतीय महिलाओं पर प्रभाव क्या लिखे। यहाँ पर बस इनको भारत में वैश्वीकरण का जो शुरुआत है इस पे थोड़ा सा संक्षिप्त में 2-4 लाइन में दे देना था, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 लाइन में, फिर आगे बढ़ना था। अब देखते हैं भारतीय महिलाओं पर प्रभाव क्या दिया है। आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव। अब देखिए यहाँ भी एक मिस हुआ। अब जैसे आर्थिक प्रभाव है तो आर्थिक प्रभाव का भी एक क्लाउड चार्ट बनाना था, फिर सामाजिक प्रभाव का, फिर राजनीतिक प्रभाव का। यह अच्छा रहता समझने वाले को। आर्थिक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, महिला अनुकूल रोजगार में वृद्धि हुई, महिलाओं को अपने उन्नति एवं विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हुए, ठीक है। पारंपरिक बैरियरों को तोड़ के स्वतंत्रता एवं नकारात्मक आत्मनिर्भरता का अवसर प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। नकारात्मक प्रभाव, विभिन्न नियोक्ता द्वारा महिलाओं का वस्तुकरण के रूप में प्रयोग किया गया, ये भी सही है। अब एग्जाम्पल के लिए देखिएगा कि बहुत सारे ऐड वगैरह में वहाँ पर क्या किया जाता है जिसपे कि कुछ लोगों को आपत्ति भी दर्ज करते कि नहीं ये इंडियन कल्चर के खिलाफ, यानी महिला ऐड कर रहे हैं, जिस तरह से ऐड कराया जाता है उसको लेकर के, तो ये चीज़ का नकारात्मक रहा। जॉब सिक्योरिटी एवं कार्य का समय हमेशा विवाद का वजह रहता है, ये भी सही है। ग्रामीण महिलाओं के कुटीर एवं हस्तकरण उद्योग लगभग नष्ट हो गए, एक पॉइंट, हालांकि ये भी एक तरह का सही है। जिससे हुआ क्या कि लोगों को में अब आ गया कि नहीं हम भी बड़ी कंपनी में जाकर जॉब करें, तो इससे कुटीर उद्योग नष्ट हुए। हालांकि अभी कोरोना के बाद एक फ़ायदा हुआ कि लॉकडाउन के बाद ये फ़ायदा हुआ कि धीरे फिर से वो सब जो कुटीर एवं जो लघु उद्योग थे वो एक बार फिर से जो है डेवलप करना शुरू किया है। महिलाओं के ऊपर कार्य दबाव एवं उनके कारण मानसिक तनाव जैसे तत्व बढ़ने लगे। कार्यस्थल पर पराया महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की समस्या प्रकट होती
रही है। तो देखिए ये तो कानून का समस्या है, इस पे है कि अगर कानूनी एक्शन अगर अच्छे से किया जाए तो फिर वो नहीं होगा। तो ये प्रभाव को डालना ये ज़्यादा सही नहीं है। हाँ, इससे ये चीज़ कह सकते हैं कि पारिवारिक तनाव बढ़ने का दे सकते हैं। अब आते हैं सामाजिक प्रभाव। वैश्वीकरण के महिलाओं को भी उच्च शिक्षा का अवसर मिला। लिंग समानता के क्षेत्र में काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। महिलाओं के पारंपरिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए। नकारात्मक प्रभाव। पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्था पर नकारात्मक असर भी देखने को मिला। विवाह विच्छेद की समस्या में लगातार वही जो भी थोड़ी देर पहले बोले, तो ये नकारात्मक हुआ। अब राजनीतिक प्रभाव। महिलाओं वैश्वीकरण के पश्चात उच्च प्रशासनिक पदों पर आसन में, चूंकि अब हर व्यक्ति को तो जब उच्च शिक्षा लेने लगे तो वो भी उच्च पदों के लिए भी क्या उनमें अब जैसे कोई इंजीनियरिंग कर, सब अब इंजीनियरिंग के लिए तो नहीं जाते हैं, वो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी जेपीएससी की तैयारी करते हैं। तो ये एक फायदा हुआ। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उन्हें आरक्षण प्राप्त हुआ। वैश्वीकरण के कारण ही भारतीय महिलाओं ने व्यापक रूप से कार्यपालिका को नेतृत्व प्रदान किया। सही है। नकारात्मक प्रभाव। स्थानीय स्तर पर अभी भी पुरुषों का ही प्रभाव। अब जैसे अब नियम, अब बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ रूल कर दिया गया है कि पंचायत चुनाव में कौन रहे, महिला लड़ेगी 50% से, लेकिन वास्तव में क्या है, वोट आज भी पुरुष को ही देख के दिया जाता है। महिला बस वो क्या है, वो बस सरकारी खाना पूर्ति कर रहा है, सरकार का रूल का ऑर्डर कर फॉलो किया रखा जाए और कुछ नहीं। सामाजिक स्तर पर उत्पन्न संघर्ष। उपरोक्त अध्ययन द्वारा अब यहाँ तक ये प्रभाव बताए। अब ये एक निष्कर्ष दे रहे हैं। उपरोक्त अध्ययन इस निष्कर्ष की ओर संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण आधुनिक युग की अनिवार्यता थी। इसके कारण ही आज समस्त विश्व एक दूसरे की उत्कृष्टता का लाभ आसानी से उठा पाते। भारतीय महिलाओं के संदर्भ में ये विदित होता है कि वैश्वीकरण के कई सारे सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक पक्ष भी देखने को मिले। सरकार की नीतियां एवं प्रौद्योगिकी के बुद्धिपूर्ण उपयोग से ही हम उन समस्याओं को भी शनै शनै समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट दिए है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि नीरज जी का लगभग सब कुछ सही है, बस क्लाउड चार्ट दे देते तो और बेटर होता। ये नहीं दिए तो ऐसे नहीं किसी कोई मतलब वो समझने के लिए क्लाउड चार्ट से क्या होता है, जो कॉपी चेक करते वो उनको आपका विजन समझने में ज़्यादा आसानी, ये आपके लिए हेल्पफुल है कि वो आप उनको आसानी से अपना जो विजन है वो समझा सकते हैं। तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। बाकी इनका हम लोग देख रहे हैं सब कुछ सही है। थोड़े यहाँ पर ये भारतीय वैश्वीकरण के बारे में पॉइंट देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ शुरू करने से पहले नहीं भी है कोई नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आज इनका सब कुछ सही है और एक विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति वाला फिर भी बहुत सारे पॉइंट दिए, एक पॉइंट मिस हुआ। तो आज देख रहे हैं कि इनका कॉपी बहुत बेटर जा रहा है। तो इस कॉपी में जो इनको मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 10 में से 6 नंबर। 10 में से इनको 6 नंबर मिल रहे हैं क्योंकि आज इनका सब कुछ बेटर रहा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जो स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट है, जो इनकी लगातार कॉपीज का जो सीरीज चल रहा है चेक का, वो ये चीज़ को देख समझ रहे हैं कि शुरुआत में इनकी काफ़ी गलतियां निकल रही थी और जैसे जैसे कॉपीज ये रेगुलर, जैसे जैसे उनका ये जो इतने भी कॉपीज उनके चेक हो रहे, तो सीरीज उनके सीरियल, उनके जो द्वारा लिखे गए कॉपीज है उनके सीरियल नंबर के अनुसार लिखे चेक हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉपी उठा कर लाया जा रहा है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनके कॉपीज आगे बढ़ रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, गलतियां कम निकल रही और ये मार्क्स भी ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, कुछ जटिल क्वेश्चन आ जाते तो वहाँ ये देख रहे हैं कि वहाँ पर इनके कॉपीज खराब हो जाते देखने को मिले, लेकिन सुधार काफ़ी दिख रहे। तो यही समझाने का प्रयास है कि कोई भी जो स्टूडेंट होता है उसका आंसर राइटिंग जरूरी नहीं कि शुरू से परफेक्ट। जो ऑफिसर भी बने हुए हैं तो ऐसा नहीं कि उनका शुरू से ही उनका आंसर राइटिंग सही हो रहा था, उनमें आंसर राइटिंग में भी उनके भी आंसर राइटिंग में गलतियां होती थी। बस वो रेगुलर प्रैक्टिस किए, अपनी कमियों पर ध्यान दिए, सुधार हुआ, वो ऑफिसर बने। यही चीज़ आपको भी करना, डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको भी अपनी कमियों को समझना है, गलतियों को सुधार करना है, फिर आपका भी आंसर राइटिंग सही होगा। और आंसर राइटिंग में ध्यान देना है कि आंसर राइटिंग और नोट्स दोनों में अंतर होता है। और जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करते, आप चाहे कितना भी बुक पढ़ लें, जब तक आपका आंसर राइटिंग कंट्रोल नहीं होता है, आप उसमें अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप पीटी की कर रहे हैं। पीटी और मेंस में दो ही का अंतर है। पढ़ना तो दोनों ही जगह एक ही बुक है, अंतर क्या है, पीटी आपका एमसीक्यू बेस्ड है,
यहाँ आप फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा जमा कीजिए, मेंस आपका डिस्क्रिप्ट में लिखना है। तो दोनों, जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं किए तो आप समझिए कि आप पीटी का तैयारी कर रहे हैं, ना कि मेंस का तैयारी। सिर्फ अच्छे राइटर का बुक पढ़ लेने से या नोट बना लेने से मेंस की तैयारी कंप्लीट नहीं होती है, जब तक कि आपका आंसर राइटिंग सही ना हो। आज का क्लास हम लोग यहीं कर रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो इस सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।